हेलो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है आज जीएसटी काउंसिल की 45th मीटिंग थी लखनऊ में। तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए गए। उन्हीं डिसीजंस को आज हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो जो प्रेस रिलीज आई है वो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज है। नंबर 1 इज़ जीएसटी रेट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई जीएसटी रेट चेंजेस हुए हैं वो पार्ट 1 में बताए गए हैं। पार्ट 2 में कहा गया है कि वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज़ बनेंगी। फॉर एग्जांपल कंपनसेशन सेस को किस तरह से यूटिलाइज करना है, एंड देन जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसे रिस्ट्रक्चर कैसे करना है, एंड द लास्ट वन इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं लाइक फास्ट टैग एक्सेट्रा उन्हें किस तरह से हम और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल द टैक्स इवेजन। सो एंड द थर्ड पार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें वेरियस मेजर्स लिए गए हैं टू द ट्रेड फैसिलिटेशन एंड द कंप्लायंस इन रिलेशन टू जीएसटी। तो जो पार्ट थर्ड है इसे हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे मेजर्स लिए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है जॉब वर्क को लेके, जॉब वर्क कंप्लायंस आईटीसी 04 को लेके। जैसा हमें पता है कि आईटीसी 04 हमें क्वार्टरली फिल करना पड़ता है। यदि हम कोई गुड्स बाहर जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं तो उसकी डिटेल्स हमें फर्निश करनी होती है। सिमिलरली यदि हम कोई गुड्स जॉब वर्क से वापस ला रहे हैं आफ्टर प्रोसेसिंग तो उसकी डिटेल्स भी हमें आईटीसी 04 में फिल करनी होती हैं। तो अभी जो टाइम लिमिट्स थी आईटीसी 04 फिल करने के लिए या जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी क्वार्टरली हमें फिल करना होता था। हमें पता है सिंस बिगनिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी आईटीसी 04 को फिल करने में। गवर्नमेंट ने पहले भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिए हैं लेकिन इस बार के रिलैक्सेशन बहुत ही अच्छे हैं। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, कोई भी पर्सन जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और यदि उसे आईटीसी 04 फिल करने की रिक्वायरमेंट है, देन इन डैट केस अब उसे साल में केवल 2 बार आईटीसी 04 फिल करना होगा, डेट इज़ हाफ ईयरली। एंड सिमिलरली यदि कोई पर्सन है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसे आईटीसी 04 अब एनुअली फाइल करना होगा, केवल साल में एक बार। तो जो पहले क्वार्टरली था अभी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। टर्नओवर बेस्ड, यदि आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 2 बार फाइल करना होगा साल में, और यदि 5 करोड़ से कम है तो फिर साल में एक बार ही आपको आईटीसी 04 फाइल करना होगा। देन सेकंड बेटर, एक बहुत ही अच्छी जो एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन हम बोलें दी है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, वो है इंटरेस्ट को लेके। जो इंटरेस्ट लायबिलिटी थी उसमें रिसेंटली अभी चेंजेस आए थे कि नेट कैश बेसिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो हमें पता है वो जो प्रोविजो इंसर्ट किया गया था सेक्शन 50 में उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी थी। बड़ा रेस्ट्रिक्टेड मैनर में वो प्रोविजो लिखा था, हर केस में वो एप्लीकेबल नहीं होता था और वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स थे। तो अभी जो क्लैरिफिकेशन आया है वो आया है इंटरेस्ट ऑन रिवर्सल ऑफ आईटीसी। फॉर एग्जांपल आपने कोई इनएलिजिबल आईटीसी क्लेम कर लिया किसी पर्टिकुलर मंथ में, अभी आप उस आईटीसी को बाद में रिवर्सल कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि आपने कोई गलत आईटीसी क्लेम कर लिया है और आप खुद से उसे रिवर्सल करना चाहते हैं डिपार्टमेंट के कहने से पहले, तो क्या आप कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। क्या क्या मोड्स हैं आपके पास रिवर्सल करने के? नंबर 1 आप डीआरसी 03 के थ्रू पे कर सकते हैं एंड आईटीसी रिवर्स कर सकते हैं। नंबर 2 आप अपनी फॉलोइंग जीएसटीआर 3 जो नेक्स्ट मंथ की फॉलोइंग मंथ की जीएसटीआर 3 आप फाइल करेंगे उसमें भी आप अपना आईटीसी रिवर्सल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या वहाँ पे हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी आईटीसी रिवर्सल पे? क्योंकि पहले जो प्रोविजो था उसमें कंफ्यूजन थी कि क्या आईटीसी रिवर्सल पे इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, और आएगा तो किस रेट से आएगा, क्योंकि सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 क्या कहता था? आईटीसी रिवर्सल पे 24% भी कहता था। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि आईटीसी रिवर्सल पे 24% इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो मैं क्लैरिफाई करता हूँ। इसमें सेक्शन 50 में जो लिखा गया है वहाँ लिखा गया है एनी टैक्स शॉर्ट पेड और नॉट पेड। यदि कोई टैक्स आपका शॉर्ट पेड है या पे ही नहीं हुआ है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई आईटीसी इनएलिजिबल आईटीसी गलत क्लेम कर लिया, अब लेकिन वो आपने यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि वो आपने यूटिलाइज नहीं किया तो वो आपके लेजर में पड़ा था। जब वो लेजर में पड़ा था तो कोई भी आपका शॉर्ट पेमेंट या फिर नॉन पेमेंट नहीं है, तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी और आपको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी होगी ऑन रिवर्सल। लेकिन यदि आपने गलत आईटीसी क्लेम किया साथ में अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया, तो नेक्स्ट मंथ में जब आप उस आईटीसी को रिवर्स करोगे तो वहाँ आपको साथ में इंटरेस्ट भी पे करना होगा। नाउ क्वेश्चन आता है किस रेट से करना पड़ा होगा,
क्योंकि आईटीसी में हमें डाउट है कि जैसे पहले चलता था सर्विस टैक्स या एक्साइज के रिजीम पे कि आईटीसी पे हायर रेट से इंटरेस्ट पे करना होता था, सेम जीएसटी में भी है। लेकिन जीएसटी में जो सेक्शन 53 बात करता है इंटरेस्ट रेट 24% की, वो बात करता है केवल स्पेशल केस में। 4310 में 4310 क्या कहता था, वो कहता था कि यदि आप मैचिंग मिसमैचिंग करते हैं, मैचिंग मिसमैचिंग लाइक सामने आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटी 1 फाइल की, आपके जीएसटी 2 में शो हुआ और आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, लेकिन यदि वो आपके यहाँ रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ तो आपको प्रोविजनल बेसिस पे आईटीसी मिलता था और उसके बाद में आप अपने वेंडर के साथ कम्युनिकेट करते थे। यदि उसके बाद भी वो आईटीसी आपके 2 में शो नहीं होता था तो उस केस में हमने क्या करना होता है, हमने उस आईटीसी को रिवर्स करना होता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और उस आईटीसी पे 24% पे करना होता था। लेकिन जैसा हमें पता है कि ये आज तक भी मैचिंग मिसमैचिंग कंसेप्ट अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया है, वो जीएसटीआर 2 ये सब अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो 2A 2B के थ्रू काम चल रहा है। तो क्योंकि वो प्रोविज़न ही एप्लीकेबल नहीं है तो इसलिए 24% इंटरेस्ट रेट भी आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी में यदि हम आज की डेट में बात करें तो वहाँ केवल एक ही इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है, वो है 18%। तो यदि आप आईटीसी का रिवर्सल भी कर रहे हैं तो उस पर भी जो आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 18% ही लगेगा। तो बड़ी ही अच्छी क्लैरिफिकेशन आई है। पहली क्लैरिफिकेशन तो कि यदि आप क्रेडिट से क्रेडिट रिवर्स कर रहे हैं दैट इज अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी। दूसरा, यदि आपको करनी भी है तो 18% से करनी है। अच्छा, अब सपोज कीजिए जिस महीने आपने क्रेडिट क्लेम किया उसके बाद आपका क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट लेजर का बैलेंस था 0, लेकिन अब जिस महीने आप रिवर्सल कर रहे हैं क्रेडिट का उस महीने में आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस आ रहा है और आप उसे क्रेडिट से रिवर्स कर रहे हैं, तो क्या इंटरेस्ट लगेगा या नहीं? सो माई आंसर इज येस, उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस महीने में आपने गलत क्रेडिट क्लेम कर लिया था उस महीने के लास्ट में तो आपका कोई क्रेडिट लेजर में बैलेंस है नहीं, तो यदि आप वो गलत क्रेडिट क्लेम नहीं करते तो आपको कैश में पे करना पड़ता ना, तो इसलिए वहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये दूसरा बहुत अच्छा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है। इसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि कुछ क्लैरिफिकेशन इशू करने हैं, कुछ सर्कुलर इशू करने हैं। किस चीज़ पे? फॉर एग्जांपल इंटरमीडियरी सर्विसेज। अभी इंटरमीडियरी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है क्या कि कब किसी को प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल माना जाएगा एंड कब किसी को एजेंट या इंटरमीडियरी माना जाएगा। पहले भी लॉ में काफ़ी सारे जजमेंट्स आ चुके हैं, कोर्ट्स में भी काफ़ी जजमेंट्स आए हैं, इस चीज़ को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। क्यों? इसका मेन रीज़न है इंटरमीडियरी का प्लेस ऑफ सप्लाई। जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि वहाँ पे बड़े सारे गलतियाँ जनरली होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ कोई बाहर की पार्टी है जो आउट ऑफ इंडिया है और एक पार्टी है जो इंडिया में है। अब यदि इंडियन पार्टी कोई फॉरेन पार्टी के लिए कोई होस्टिंग कराती है या कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग कराती है, या और सिंपल लेते हैं कोई सॉफ्टवेयर सर्विस लेते हैं, सिंपल सॉफ्टवेयर सर्विस। सपोज़ कीजिए इंडिया में कोई पार्टी है जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज में डीलिंग करती है और एक पार्टी है जो बाहर, इंडिया के बाहर डील करती है सॉफ्टवेयर सर्विसेज में। दोनों के सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग हैं। अब इंडिया वाली पार्टी ने क्या किया, जो बाहर की पार्टी थी उसके सॉफ्टवेयर्स को इंडिया में सेल किया, उनके सॉफ्टवेयर्स को इंडिया में सेल किया, बाहर से परचेज किया एंड इंडिया में सेल किया। तो उस केस में क्या होता है, दिस इज लाइक अ ट्रेडिंग के, बाहर से परचेज किया एंड इंडिया में सेल किया। अब जो सेल किया, लेकिन एग्रीमेंट किसके बीच होगा? जो मेरा इंडिया में बायर है और जो बाहर कंपनी है सेलर, इन दोनों के बीच में होगा। और मुझे बदले में क्या मिलेगा? एक कमीशन मुझे मिलता है जिसके लिए मैं बिलिंग करता हूँ मेरी ओवरसीज़ वाली कंपनी को। तो मैंने उसे बिलिंग की, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? इस केस में क्या लग रही है? ट्रांजेक्शन इंटरमीडिएट लगी है ना। लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं नहीं, दिस इज ट्रेडिंग, हमने बाहर से परचेज किया और इंडिया में सेल किया। तो यदि बाहर से परचेज किया तो वो बनेगा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, उस पर मैं क्या दूंगा? उस पर मैं रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करूंगा और फिर जब मैं से इंडिया में सेल करूंगा तो क्या करूंगा? पार्टी से जीएसटी कलेक्ट करूंगा। लेकिन यदि मैं इस ट्रांजेक्शन को दूसरी तरह से दिखाऊं कि ये तो इंटरमीडिएट सर्विसेज है, तब क्या होगा? तब मैं बोलूँगा कि मैंने सर्विस दी आउटसाइड इंडिया, तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है वो कहाँ माना जाता है? वो माना जाता है विद इन इंडिया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इंटरमीडिएट सर्विसेज माना जाएगा या फिर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सर्विसेज माना जाएगा। तो इस पर क्लैरिफिकेशन आएगा, सर्कुलर आएगा, अभी रिकमेंडेशन दी गई है, तो आई होप अब ये कन्फ्यूज़न सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली एक्सपोर्ट को लेके एक और जो कन्फ्यूज़न था वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ IGST में डिफाइन किया गया है, जिसमें एक कंडीशन है कि जो रिसिपिएंट होना चाहिए वो मेरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी एक एंटिटी यहाँ पे है और मेरी ही कोई दूसरी इस्टेब्लिशमेंट, कोई ऑफिस, कोई लाइसेंस ऑफिस फॉरेन में है। तो उस केस में यदि मैं कोई सर्विस अपनी फॉरेन ब्रांच या फॉरेन लाइसेंस ऑफिस को दे रहा हूँ तो उसे एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा और उसके अगेंस्ट मुझे कोई रिफंड अलाउड नहीं होगा। तो अभी क्या होता था, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है ABC प्राइवेट लिमिटेड, और एक कोई कंपनी है जो बाहर ओवरसीज में रजिस्टर्ड है ABC INC। तो इस केस में दोनों में हो सकता है जो डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स हैं वो सब सेम हो सकता है, लेकिन अभी एक बहुत बड़े क्लैरिफिकेशन ये लाए हैं कि यदि मेरी कंपनी इंडिया में इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है एंड फॉरेन कंट्री में फॉरेन कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, तो उस केस में इसे मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाएगा। मीनिंग देयर बाय, यदि मेरी कंपनी बाहर की कंपनी, जो कि दूसरी कंपनी भी सेम ओनरशिप हो सकती है, लेकिन यदि उससे कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट एंटिटी नहीं माना जाएगा और आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेजर्स है जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, काउंसिल ने रिकमेंड किया है। एंड एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कई बार हम एक्सिस टैक्स की पेमेंट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सिस बोलें या रॉन्ग टैक्स की पेमेंट कर देते हैं। रॉन्ग टैक्स इन द सेंस कि मेरी लाइबिलिटी CGST SGST की थी लेकिन मैंने गलती से IGST पे कर दिया। तो उस केस में एक्ट मुझे कहता है कि जी आपको सही टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी और जो आपने गलत टैक्स पे किया है उसका आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। तो मेरे को पेमेंट किसकी करनी थी, CGST SGST की, और मैंने कर किसकी दी, IGST की। तो मुझे क्या करना होगा, अभी CGST SGST की पेमेंट मुझे करनी होगी और IGST का रिफंड क्लेम करना होगा। तो जो IGST का रिफंड क्लेम करना था उसके लिए टाइम लिमिट क्या रहेगी, मैं कब तक क्लेम कर सकता हूँ। तो लॉ कहता है कि 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, एंड रेलिवेंट डेट क्या मानी जाती है, रेलिवेंट डेट मानी जाती है कि जिस दिन आपने टैक्स पे किया वहाँ से 2 years, वहाँ से 2 years। तो अब यहाँ टैक्स पेमेंट कब माना जाए, जब मैंने रॉन्ग टैक्स पे किया वो पेमेंट ऑफ टैक्स माना जाए, या फिर वो रेलिवेंट डेट मान जाए, या फिर जब मैंने सही टैक्स पे किया। रॉन्ग टैक्स का मुझे पता चला मैंने गलत टैक्स पे किया और मैंने जो सही टैक्स पे किया उसे पेमेंट ऑफ टैक्स माना जाए। तो इस चीज़ को लेके और इससे रिलेटेड और भी काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, जिसको लेके गवर्नमेंट कहती है कि जल्दी ही वो इस पे भी क्लैरिफिकेशंस इशू करने वाले हैं। इसके अलावा जो एक और मोस्ट वेलकमिंग और बहुत ही अच्छी अमेंडमेंट आई है वो अमेंडमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल आपके 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है अलग अलग GST के, तो आपने दोनों जगह रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, तो आपके दोनों जगह जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, लेजर्स, कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर, दोनों स्टेट के अलग अलग मिलते हैं। उसमें CGST SGST IGST। तो अभी क्या होता था, कई बार गलती से हमने लॉगिन करा तो हमें करना स्टेट A का लॉगिन था, हमने स्टेट B में लॉगिन करके और चालान क्रिएट करके अपने पेमेंट कर दिया। या फिर कई बार क्या होता था कि अनइंटेंशनली हमारा कहीं पे ज़्यादा कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है और जबकि दूसरी जगह में दूसरे रजिस्ट्रेशन में शॉर्टेज आ रही है। तो अभी इसे इजी करने के लिए, लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जो रिलैक्सेशन लाई है, गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन लाया कि यदि आपके एक स्टेट के CGST एंड IGST के कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है तो वो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू द डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम पेन। आप यानी किसी को भी आप ही के सेम पेन पे यदि 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन है और आपके CGST एंड IGST लेजर में कोई भी बैलेंस पड़ा है तो उस बैलेंस को आप अपने डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन यानी कि दूसरे स्टेट के रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ SGST के लिए नहीं बोला, क्यों, क्योंकि SGST ट्रांसफ़र एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं हो सकता। तो रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो केवल CGST और IGST के लिए दिया गया है। तो ये सब बेनिफिट्स दिए हैं। अब कुछ स्ट्रिक्टनेस जो गवर्नमेंट ने की है वो क्या है, वो स्ट्रिक्टनेस ये है, आधार ऑथेंटिकेशन जो लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल हो गया था, अभी न्यू के लिए तो मैंडेटरी हुई हो गया था, और जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन से या रजिस्ट्रेशन होल्डर्स थे एज ऑन 1 अप्रैल 2020 उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बाद में रूल्स बनाएंगे और बताएंगे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन को आधार ऑथेंटिकेट करना है। हालांकि उस पर अभी तक कुछ नहीं आया है। तो अब जो एक मेजर पॉइंट आया है वो ये आया है, यदि आपको अपना कोई भी रिफंड फाइल करना है,
तो उस केस में आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। सिमिलरली यदि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालनी है, डेट इज एक तरह से रजिस्ट्रेशन ही हो गया ना, न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जस्ट रिवोकेशन है क्योंकि आप रिवोकेशन करा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि भैया देखो पहले आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया ठीक है, लेकिन अब जब आप रिवोकेशन के लिए आ रहे हो तो उससे पहले आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि अब से आपको रिफंड केवल उसी बैंक अकाउंट में मिलेगा जो लिंक होगा विद द सेम पैन नंबर जिस पैन नंबर के बेस पे आपने रजिस्ट्रेशन लिया है। तो ये मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर है। जनरली ऐसा ही होता है कि जिस पैन नंबर से हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं और जब उसका अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो वहाँ भी सेम पैन ही लगता है, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। बट स्टिल यदि कहीं पे कोई ऐसा लैकुना था या कोई प्रॉब्लम थी तो वो अभी गवर्नमेंट ने यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश की है कि अब आपको सेम बैंक अकाउंट में रिफंड मिलेगा जिसमें वो पैन नंबर लिंक हो जिस पैन नंबर के बेस पे आपने रजिस्ट्रेशन क्लेम किया हुआ है। एंड देन एक और इम्पोर्टेंट मेजर GSTR 1 जिसकी लेट फाइलिंग पे लेट फीस एक्ट में प्रोवाइडेड थी लेकिन अभी तक नहीं लगती थी। तो लोग क्या करते थे, कई बार GSTR 1 को लेट फाइल भी कर दिया करते थे मेयरली ऑन द ग्राउंड की लेट फीस तो लगने रही। लेकिन क्या होता है बाद में जब कभी डिपार्टमेंट ऑडिट लगता है या कुछ होता है तो डिपार्टमेंट क्या करता है उस केस में एक साथ देखता है, आपके ऑडिट जब लगता है 2 साल 3 साल का इकट्ठा लगता है तो उसमें वो देखता है कितनी GSTR 1 आपने लेट फाइल की। तो जितनी भी GSTR 1 आपने लेट फाइल की होती हैं उन सबका कंबाइंड एक साथ लायबिलिटी निकाल के डिपार्टमेंट आपसे चार्ज कर लेता है एंड पेमेंट करा लेता है। तो वो एकदम से बाद में बर्डन भी लगता है और कहीं ना कहीं लैकुना भी था ही कि प्रोवाइडेड थी एक्ट में लेकिन फिर भी नहीं लगती थी। 3B की तो लग जाती थी लेकिन 1 की नहीं लगती थी। तो अभी सिमिलर गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि यदि आप GSTR 1 लेट फाइल करेंगे तो उसकी जो लेट फी होगी वो आपको नेक्स्ट मंथ की 3B, जैसे 3B में लगती है ना कि आपने 3B यदि करंट मंथ की 3B लेट फाइल की है तो जब आप नेक्स्ट मंथ की 3B फाइल करेंगे तो उसमें आपसे लेट फी चार्ज कर ली जाएगी। सिमिलरली GSTR 1 में क्या है, यदि आप करंट मंथ की GSTR 1 लेट फाइल करते हैं तो नेक्स्ट मंथ की 3B में आपसे लेट फी चार्ज कर ली जाएगी। हालांकि जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो देखते हैं किस तरह से होता है। लेने को तो गवर्नमेंट करंट मंथ में भी ले सकती है क्योंकि GSTR 1 की ड्यू डेट होती है 11 और 3B की होती है 20। तो यदि 11 की जगह मैंने 15 में फाइल कर दी तो 20 तारीख तक गवर्नमेंट ले सकती है। लेकिन यदि मैंने 20 के भी बाद GSTR 1 फाइल की तो यस क्वाइट ऑब्वियस कि वो फिर नेक्स्ट मंथ की 3B में ही मेरे से चार्ज की जाएगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया कि यदि आपने अपनी GSTR 1 फाइल नहीं की, यदि आपने अपनी 3B फाइल नहीं की, दोनों ही केसेस होता है ना कि 1 भी फाइल नहीं करते हम 3B फाइल नहीं करते, तो यदि आप 1 फाइल नहीं करते तो उस पर लेट फी आ गया तो लेट फी तो आपको 3B में पे कर देंगे आप। इसी तरह से यदि आपने 3B फाइल नहीं की तो आप अपनी GSTR 1 भी फाइल नहीं कर सकते। यदि आपकी एक महीने की भी 3B फाइल नहीं हुई है तो आप उस केस में आगे अपनी GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते। अभी तक क्या होता था, लोग क्या करते थे GSTR 1 फाइल करके और क्रेडिट पास ऑन कर देते थे लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट नहीं करते थे। तो अभी गवर्नमेंट ने इसमें इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की है कि यदि आपने अपनी GSTR 1 फाइल करनी है तो उसके लिए 3B फाइल करी होनी मैंडेटरी है। यदि एक महीने की 3B भी आपने फाइल नहीं की है तो आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 36(4), गवर्नमेंट ने कहा 36(4) को अमेंड किया जाएगा। और किस तरह से अमेंड किया जाएगा कि केवल उतना ही क्रेडिट आपको मिलेगा जितने इनवॉइस या डेबिट नोट आपके GSTR 2A या 2B में आ रहे हैं। अभी कितना परसेंट अलाउड है, 105%। इनिशियली 120%, देन 110% था, अभी 105% है। गवर्नमेंट कह रही है अब वो इसे इस तरह से अमेंड कर देगी कि आपको 100% ही अलाउड होगा। जितने इनवॉइसेस या डेबिट नोट आपके 2A 2B में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं केवल उतना ही क्रेडिट आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले गवर्नमेंट ने कहा है इससे पहले एक चीज़ करनी जरूरी है, डेट इज़ क्लॉज AA ऑफ 16 सबसेक्शन 2। जैसा हमें पता है 16 सबसेक्शन 2 में कंडीशंस बताई गई हैं टू अवेल द ITC। तो वहाँ 4 कंडीशन थी। पहला कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। सेकंड, गुड्स या सर्विस जो भी हैं वो आपने रिसीव की होनी चाहिए मैंडेटरी।
थर्ड कंडीशन थी कि टैक्स पे हुआ होना चाहिए, डेट इज जो आपका सप्लायर है उसने टैक्स पे जरूर किया होना चाहिए। एंड द फोर्थ कंडीशन थी कि रिटर्न फाइल की होनी चाहिए। रिटर्न किसने फाइल की होनी चाहिए, सप्लायर ने कि रिसिपेंट ने? तो रिसिपेंट ने, मतलब मैं, यदि मुझे आईटीसी लेना है तो मुझे पहले रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, तो ही मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। तो ये 4 कंडीशंस थी। तो वहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि सामने वाली पार्टी ने, जो आपका वेंडर है उसने, सप्लायर है उसने अपनी GST-R1 फाइल की होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। बट स्टिल रूल 36 फॉर्म में लिख दिया कि यदि सामने वाली पार्टी ने जो अपने इन्वॉइसेस फर्निश किए हैं और जो आपके GST-R2 में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसका 105% या 110% इस तरह की कंडीशंस लगाई हुई थी। तो वो जो रूल था वो एक तरह से सही नहीं था, वो अल्ट्रा वायर्स टू द एक्ट था। एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था ऐसा, 16(2) की कोई कंडीशन नहीं थी ऐसी, लेकिन रूल ऐसा था, तो वो अल्ट्रा वायर्स टू द एक्ट था। तो इस चीज़ को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने भी बजट 2021 में क्या किया, एक नई क्लॉज इंसर्ट की गई 16(2) में, क्लॉज AA। उसमें ये लिखा गया कि एक और कंडीशन इंसर्ट की गई, जो 4 थी अभी वो 5 हो गई हैं, और वो उस कंडीशन में लिखा कि सप्लायर को भी अपनी GST-R1 आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न फर्निश करनी मैंडेटरी है, तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग 36(4) ऑफ गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है कि जैसे ही क्लॉज AA फाइनल हो जाएगी, फाइनल इन द सेंस मतलब नोटिफाई हो जाएगी, क्योंकि वो अभी तक नोटिफाई नहीं है, अभी तो बजट में आई, बजट पास भी हो गया, लेकिन वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। तो जब वो नोटिफाई हो जाएगा और इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 36 फॉर्म में चेंजेस किए जाएंगे, और वो चेंजेस करके आपको आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा टू द 100%। तो कोई आपको 5% का रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा। तो यदि अब भी कोई आपके इस तरह के वेंडर्स हैं जो डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो आपको ये राइट टाइम है टू टेक द मेजर्स अगेंस्ट दैम। एंड इसी के साथ ये मेरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लोज होते हैं। मैंने सोचा था 10-15 मिनट की वीडियो रखेंगे, लेकिन अब भी ये अराउंड 21 मिनट्स की हो गई है। आई होप आप सबको ये अच्छी लगी होगी और यूज़फुल भी होगा। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे 36(4) या फिर इंटरेस्ट ऑन नेट कैश बेसिस लाइबिलिटी, उनका डिटेल में डिस्कस किया। अच्छा, एक पॉइंट और जो मैं भूल गया आपके साथ शेयर करना, वो है डेबिट नोट्स को लेके। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या होता था, 16(4) सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कहता था कि आप किसी भी इनवॉइस के रिलेशन में आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के सितंबर की ड्यू डेट तक, डेट इज 20 अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर की 20 अक्टूबर, या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते थे। अब क्वेश्चन है डेबिट नोट इशू हुआ है तो क्या होता है। तो वहाँ अभी रिसेंटली पहले गवर्नमेंट ने चेंजेस किए थे। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी 2021 में आपने कोई इनवॉइस रेज किया और 21-22 में उस इनवॉइस के अगेंस्ट आपने कोई डेबिट नोट इशू किया, तो गवर्नमेंट ने चेंज करके ये कर दिया था कि जो अब डेबिट नोट के अगेंस्ट जो आप आईटीसी लेंगे, उसकी जो टाइम लिमिट कंसीडर की जाएगी, वो टाइम लिमिट कंसीडर की जाएगी ओरिजिनल इनवॉइस से, डेट इज 21-22 से। तो फॉर एग्जांपल 2021 में आपने कोई इनवॉइस रेज किया मार्च में, ठीक है, मार्च 21 में आपने कोई इनवॉइस रेज किया, तो उसका आईटीसी लेने के लिए मेरी कब तक की डेडलाइन है, 20 अक्टूबर 2021। एंड देन अब आपने अगस्त में उसका कोई डेबिट नोट रेज किया, तो एट प्रेजेंट उसके आईटीसी की ड्यू डेट कब तक है, कब तक ले सकते हैं हम, कब तक एलिजिबल है, वो भी 20 अक्टूबर 2021। तो मतलब डेबिट नोट मेरा अगस्त में रेज हुआ और मुझे टाइम कब तक का मिल रहा है, अभी अक्टूबर तक का, तो सितंबर अक्टूबर केवल 2 महीने, तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी गवर्नमेंट ने इसे फर्दर चेंज कर दिया है और बोल दिया है कि अब उन डेबिट नोट के केस में इनवॉइस से नहीं काउंट किया जाएगा, रेदर डेबिट नोट से ही टाइम लिमिटेशन काउंट की जाएगी। मतलब यदि आपने अगस्त 21 में डेबिट नोट इशू किया है, चाहे वो 2021 के इनवॉइस से रिलेटेड हो, लेकिन फिर भी यदि आपने अगस्त में कोई डेबिट नोट इशू किया है, तो उस डेबिट नोट के अगेंस्ट जो आप आईटीसी ले सकते हैं, वो आप कब तक ले सकते हैं, सिंस इट इज 21-22, तो इसका आईटीसी आप ले सकते हैं 20 अक्टूबर 22। तो ये बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है। और इसी के साथ मैं आपको एक और बढ़िया पॉइंट जो शेयर करना चाहता हूँ, हमारे लॉ में कहीं भी डेबिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट नहीं है। क्रेडिट नोट्स को इशू करने की टाइम लिमिट है, लेकिन डेबिट नोट्स को इशू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो यदि आप 2021 का कोई डेबिट नोट सितंबर के बाद भी रेज करते हैं, तो वो भी आपका वैलिड माना जाएगा। हालांकि एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी, क्योंकि आपके डेबिट नोट के अगेंस्ट सामने पार्टी को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, तो उसको क्रेडिट नोट इशू करने के लिए टाइम लिमिट है, लेकिन डेबिट नोट के लिए कोई टाइम लिमिट
नहीं है तो यदि आप डेबिट नोट बाद में भी इशू करते हैं तो उसका आईटीसी सामने पार्टी को मिलना चाहिए। ये मेरा व्यू है कि डेबिट नोट के अगेंस्ट आईटीसी आप लेटर ऑन भी क्लेम कर सकते हो विदाउट एनी टाइम लिमिटेशन। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।